Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार, सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। हमारे काम को समर्थन देने के लिए और इस तरह की उपयोगी सामग्री पाते रहने के लिए हमें यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी इतिहास की किताब के चौथे अध्याय औद्योगिकीकरण का युग पर एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। जब हम औद्योगिकीकरण शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, चिमनियों से निकलता धुआं और मशीनों की तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सीधी है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले उस दौर की बात करते हैं जब इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियां थी ही नहीं। इतिहासकार इसे आदि औद्योगिकीकरण कहते हैं। ये क्या था? मतलब फैक्ट्रियों से पहले का औद्योगिकीकरण? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प व्यवस्था थी। आप इसे ऐसे समझिए कि शहरों के जो व्यापारी थे वो गांव का रुख कर रहे थे। वे गांव के किसानों और कारीगरों के पास जाते, उन्हें कच्चा माल देते, पैसा देते और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पाद बनवाते थे। एक मिनट, लेकिन व्यापारी शहरों को छोड़कर गांव में क्यों जा रहे थे? कारीगर तो शहरों में होते थे। यही तो असली पेंच था। देखिए, शहरों में ट्रेड गिल्ड्स का दबदबा था। ये कारीगरों के संगठन थे जो बहुत शक्तिशाली थे। अच्छा, वे तय करते थे कि कौन कारीगर बनेगा, उत्पादन कितना होगा और सबसे जरूरी चीजों की कीमत क्या होगी। तो किसी भी नए व्यापारी के लिए शहर में आकर काम शुरू करना लगभग नामुमकिन था। ये गिल्ड्स उसे घुसने ही नहीं देते थे। अच्छा, तो ये गिल्ड्स एक तरह के कार्टेल थी जो बाजार को नियंत्रित करते थे। हाँ, तो व्यापारियों ने इसका तोड़ निकाला और गांव चले गए। बिल्कुल। और गांव में गरीब किसान और कारीगर आसानी से काम करने के लिए तैयार भी हो गए। सोचिए, उनकी छोटी मोटी खेती से तो गुजारा होता नहीं था, तो ये उनके लिए एक अतिरिक्त आय का जरिया बन गया। पूरा का पूरा परिवार, बच्चे, औरतें, मर्द सब मिलकर काम करते थे। तो ये एक ऐसा नेटवर्क था जिसे व्यापारी नियंत्रित कर रहे थे, लेकिन उत्पादन घरों में पूरे परिवार द्वारा हो रहा था। और फिर आई फैक्ट्रियां 18वीं सदी के अंत में। इसने पूरी प्रक्रिया को कैसे बदल दिया? रिचर्ड आर्कराइट की सूती कपड़ा मिल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। फैक्ट्रियों के आने से कई फायदे हुए। एक तो जो महंगी मशीनें थी उन्हें एक जगह रखना और उनकी देखभाल करना आसान हो गया। दूसरा, उत्पादन की सारी प्रक्रिया, मतलब धागा बनाने से लेकर कपड़ा बुनने तक, सब कुछ एक ही छत के नीचे एक मालिक की निगरानी में होने लगा। इससे गुणवत्ता पर नियंत्रण रखना आसान हो गया होगा? हाँ, गुणवत्ता और मजदूरों दोनों पर नजर रखना संभव हो गया। तो क्या इसका मतलब यह है कि फैक्ट्रियों के आते ही ये जो पारंपरिक उद्योग थे वो रातों रात खत्म हो गए? बिल्कुल नहीं। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे हमें समझना होगा। असल में औद्योगिक बदलाव की रफ्तार काफी धीमी थी। धीमी? ये तो चौंकाने वाली बात है। हम तो यही पढ़ते आए हैं कि मशीनों ने दुनिया बदल दी। हाँ, पर यह बदलाव बहुत धीरे धीरे हुआ। इसके कई कारण थे। पहला तो ये कि कपास और धातु उद्योग ही सबसे गतिशील थे, लेकिन 19वीं सदी के अंत तक भी 20% से भी कम मजदूर तकनीकी रूप से उन्नत औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहे थे। कपड़ा उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब भी घरेलू इकाइयों में ही होता था। मतलब बाकी 80% लोग अभी भी पुराने सिस्टम का ही हिस्से थे। हाँ। दूसरा, पारंपरिक उद्योग पूरी तरह से ठप नहीं हुए, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, भवन निर्माण, मिट्टी के बर्तन, फर्नीचर। इन गैर मशीनी क्षेत्रों में छोटे छोटे आविष्कारों से विकास हो रहा था। और तीसरा कारण? तीसरा और सबसे अहम कारण, नई तकनीक बहुत महंगी थी। वो अक्सर खराब हो जाती थी और व्यापारी उसे अपनाने में बहुत सतर्क थे। जेम्स वॉट के भाप के इंजन को ही लीजिए। उसे बनाने के कई साल बाद भी उद्योगपति उसे खरीदने में हिचकिचा रहे थे। तो असल में 19वीं सदी का जो आम मजदूर था वो कोई मशीन ऑपरेटर नहीं, बल्कि एक पारंपरिक कारीगर या मजदूर ही था। ये बात हैरान करती है। विक्टोरियन ब्रिटेन में जहां औद्योगिक क्रांति हुई, वहां हाथ से काम करने वालों की कोई कमी नहीं थी। उद्योगपति मशीनों की जगह हाथ के श्रम को प्राथमिकता क्यों दे रहे थे? इसके पीछे सीधा साधा आर्थिक तर्क था। पहला, मजदूरों की कोई कमी नहीं थी, बहुत ज्यादा थे,
तो जब मजदूर इतने ज्यादा हों तो मजदूरी अपने आप कम हो जाती है। ऐसे में कोई उद्योगपति महंगी मशीन में निवेश क्यों करेगा? सही बात है। जब सस्ता श्रम उपलब्ध है तो महंगी मशीन क्यों खरीदें? बिल्कुल। दूसरा कारण था कि कई उद्योग मौसमी थे, जैसे गैस घर, शराब की भट्टियां या जहाजों की मरम्मत। इनमें उद्योगपति सिर्फ मौसम के हिसाब से मजदूर रखते थे। और तीसरा, बाजार में तरह तरह के डिजाइन और खास आकारों वाली चीजों की बहुत मांग थी। जैसे उस समय 500 तरह के हथौड़े और 450 तरह की कुल्हाड़ियां बनती थीं। ये काम मशीनों से नहीं बल्कि इंसानी हुनर से ही संभव था। और इन मजदूरों का जीवन कैसा था? बहुत कठिन। नौकरी की तलाश में सैकड़ों लोग शहरों की ओर आते थे, लेकिन काम मिलना जान पहचान पर निर्भर करता था। कई लोगों को हफ्तों इंतजार करना पड़ता, पुलों के नीचे या रैन बसेरों में रातें गुजारनी पड़ती। काम भी मौसमी था, जिसका मतलब था कि साल के कई महीने वे बेरोजगार रहते थे। तो इसी वजह से मजदूर नई तकनीक से डरते होंगे। हाँ, बहुत डरते थे। जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन आई तो हाथ से कताई करने वाली महिलाओं ने उस पर हमले शुरू कर दिए। उन्हें डर था कि उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। अब भारत का रुख करते हैं। एक उपनिवेश के लिए औद्योगिकीकरण के क्या मायने थे? अंग्रेजों के आने से पहले भारत की क्या स्थिति थी? अंग्रेजों के आने से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत का दबदबा था। सूरत, मछलीपट्टनम और हुगली जैसे बंदरगाहों से हमारा एक मजबूत व्यापारिक नेटवर्क था, और इस व्यापार में भारतीय व्यापारी और बैंकर ही असली खिलाड़ी थे। तो यूरोपीय कंपनियों के आने से ये सब कैसे बदला? उन्होंने धीरे धीरे स्थानीय दरबारों से व्यापारिक एकाधिकार हासिल कर लिया। इससे सूरत जैसे पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए और उनकी जगह मुंबई और कलकत्ता जैसे नए औपनिवेशिक बंदरगाहों का उदय हुआ। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी शासक बन गई तब तो बुनकरों पर नियंत्रण और भी बढ़ गया होगा। हाँ, तब उन्होंने एक नई व्यवस्था लागू की। उन्होंने बुनकरों पर नियंत्रण करने के लिए गुमाश्ता नाम के वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए। गुमाश्ता? हाँ, ये गुमाश्ता बुनकरों को कर्ज मतलब पेशगी देते थे और फिर ये पक्का करते थे कि बुनकर अपना तैयार माल किसी और को ना बेचे, सिर्फ कंपनी को ही बेचे। इससे बुनकरों की मोलभाव करने की शक्ति ही खत्म हो गई और वे पूरी तरह कंपनी पर निर्भर हो गए। मतलब वो एक तरह के बंधुआ मजदूर बन गए, कह सकते हैं। और इन गुमाश्तों का व्यवहार भी बहुत कठोर होता था। बुनकरों और उनके बीच अक्सर टकराव होता था। और फिर आया असली झटका मैनचेस्टर से। हाँ, वो झटका जानलेवा साबित हुआ। ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने पहले तो अपनी सरकार पर दबाव डालकर भारतीय कपड़े के आयात पर भारी टैक्स लगवाया और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी पर भारत में ब्रिटिश माल बेचने के लिए दबाव डाला। जल्द ही भारत के बाजार मैनचेस्टर में बने सस्ते मशीन निर्मित कपड़ों से भर गए। हमारे बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सके और हमारा कपड़ा उद्योग बर्बाद हो गया। तो भारत में फैक्ट्रियां कब लगनी शुरू हुई? पहली सूती मिल 1854 में बंबई में और पहली जूट मिल 1855 में बंगाल में स्थापित हुई। और शुरुआती भारतीय उद्योगपति थे द्वारकानाथ टैगोर, दिनशॉप पेटीट और जमशेदजी टाटा जैसे लोग। ये लोग कौन थे? इन्होंने पैसा कहाँ से कमाया? इनमें से कई ने चीन के साथ व्यापार से शुरुआती पूंजी जमा की थी, जैसे अफीम और कच्ची कपास का व्यापार। अच्छा। और इन फैक्ट्रियों में मजदूर कहाँ से आते थे? ज्यादातर मजदूर आसपास के जिलों के किसान और कारीगर होते थे, जिन्हें गांव में काम नहीं मिलता था। वे काम के लिए शहर आते थे, लेकिन फसलों की कटाई और त्योहारों पर वापस गांव लौट जाते थे। और इनकी भर्ती कैसे होती थी? इनकी भर्ती अक्सर एक जॉबर के माध्यम से होती थी। जॉबर कोई पुराना और भरोसेमंद कर्मचारी होता था। वो अपने गांव से लोगों को लाता, उन्हें शहर में बसने में मदद करता, लेकिन बदले में पैसे और तोहफे भी लेता था। तो भारत का औद्योगिक विकास यूरोप से किस तरह अलग था? यहाँ की स्थिति अनोखी थी। भारतीय उद्योगपतियों ने मैनचेस्टर के माल से सीधी प्रतिस्पर्धा करने से परहेज किया। उन्होंने कपड़ा बनाने के बजाय मोटा सूती धागा बनाना शुरू किया, जिसे या तो भारतीय हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे या फिर चीन को निर्यात किया जाता था। एक तरह से उन्होंने अपने लिए एक अलग बाजार ढूंढ लिया। बिल्कुल। लेकिन असली बड़ा मौका आया पहले विश्व युद्ध के दौरान। जब ब्रिटिश मिलें युद्ध के लिए उत्पादन में व्यस्त थीं,
तो भारतीय मिलों को घरेलू बाजार पर कब्जा करने का मौका मिल गया। एक आखिरी दिलचस्प पहलू, इन नए उत्पादों को बेचा कैसे गया? विज्ञापनों का क्या रोल था? विज्ञापनों का रोल बहुत बड़ा था। मैनचेस्टर के उद्योगपति अपने कपड़ों के बंडलों पर मेड इन मैनचेस्टर का लेबल लगाते थे, जो गुणवत्ता का प्रतीक था। लेकिन भारतीय बाजार को लुभाने के लिए वे इन लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं जैसे कृष्ण या सरस्वती की तस्वीरें छापते थे। सच में? ताकि उत्पाद लोगों को अपना सा लगे? हाँ, बिल्कुल। और दूसरी ओर जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन दिए तो उन्होंने राष्ट्रवादी संदेश का इस्तेमाल किया। उनके विज्ञापनों में लिखा होता था, स्वदेशी अपनाओ। तो इसका मतलब ये निकलता है कि औद्योगिकीकरण सिर्फ फैक्ट्रियों की कहानी नहीं है। ये एक जटिल और धीमी प्रक्रिया थी जिसमें हाथ का श्रम भी महत्वपूर्ण बना रहा। और भारत जैसे उपनिवेश में इसका रास्ता औपनिवेशिक शासन द्वारा तय किया गया था। सही कहा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि तकनीक कभी भी तटस्थ नहीं होती। उसका प्रभाव सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ पर निर्भर करता है। ब्रिटेन में इसने एक नए मजदूर वर्ग को जन्म दिया और भारत में यही औद्योगिक बदलाव औपनिवेशिक आर्थिक नियंत्रण का एक हथियार बन गया। यह हमें आज की तकनीकों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि वे दुनिया को कैसे आकार दे रही हैं और उनसे वास्तव में किसे फायदा हो रहा है। हमारी इस चर्चा को समर्थन देने के लिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विश्लेषण के लिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.